कल की क्लास में बच्चों हमने 4.1 सॉल्व कर लिया था और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.2। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न स्थिति में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 1। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तथा हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक मान लेंगे। माना दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक। अब दो धनात्मक पूर्णांक हम क्या मानेंगे? हम एक मान लेंगे x और दूसरा मान लेंगे x+1। माना दो धनात्मक पूर्णांक x+1 है। ठीक है, अब क्या कहा गया है? कहा गया उनका गुणनफल 300 है। तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे कि उनका हम क्या कर देंगे, पूर्णांकों का गुणा कर देंगे और वो गुणा कितना आया है? वो आया है 306। कितना आया है? 306। अब देखिए इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? x² प्लस का x और ये धन से कहाँ चला जाएगा? ऋण में चला जाएगा। 306 बराबर में कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना? हमें पूर्णांक भी ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका हमें कहना होगा द्विघात समीकरण का गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करते हैं हमने आपको इस तरह के ढेरों सवाल करवा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इस निशान पर ध्यान देना है। क्या है? माइनस। माइनस है इसलिए यहाँ पर जो संख्या है, क्या यहाँ पर एक संख्या छिपी होती है, तो घटाने पर एक आना चाहिए और गुणा करने पर, ये देखिए यहाँ पर भी एक होती है, तो घटाने पर एक आना चाहिए और गुणा करने पर पीछे वाले गुणा आगे वाले करेंगे तो कितना आएगा? 306। यानी कि हमारा कहने का मतलब है हमें ऐसी संख्या चाहिए जो घटाने पर तो एक आ जाए और गुणा करने पर 306 आए। अब हमें पता कैसे करना है? हमें पता करने के लिए से क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 3 एकन्नम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3 चौक 12। अब इसे फिर काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 7 14। अब ये 17 से ही कटेगा। अब यहाँ से इन चारों संख्याओं से ऐसी संख्या बनाना है जिससे घटाने पर एक आना चाहिए, गुणा करने पर 306 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 से आप 17 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 18 गुणे 17 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 306 आ जाएगा। और हमें ऐसी ही संख्या की जरूरत थी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कर देंगे x² प्लस इस एक की जगह पर हमें क्या लिखना होगा? 18 माइनस 17 x माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, अब x का हम अंदर गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में आपको कुछ कॉमन मिल रहा होगा, x कॉमन मिल रहा है तो x प्लस हो जाएगा 18 और यहाँ से माइनस का 17 कॉमन मिल रहा है। और जैसे ही माइनस का 17 कॉमन करेंगे यहाँ पर कितना बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा केवल x और ये हो जाएगा प्लस का, और 17 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा? 18 बार जाएगा बराबर 0। देखिए दोनों जगह से क्या मिल रहा है? x प्लस 18 मिल रहा है और यहाँ से क्या मिल रहा है? x माइनस 17 मिल रहा है बराबर हो जाएगा 0। अब ये दोनों जो गुणनखंड आए हैं दोनों 0 के बराबर हैं। ठीक है, तो हम दोनों को बारी बारी 0 के बराबर दिखाएंगे। x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? माइनस का 18। तो इस मान्य को हम क्या मानेंगे? अमान्य। ये मान्य माइनस में इसलिए क्या होगा? अमान्य होगा। और इसे देखिए x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 17। इसे क्या होगा? इसे हमें मानना होगा। तो अब देखिए पूर्णांक हमें ज्ञात करना था तो हम लिख देंगे पूर्णांक। क्या थे? हमारे दो धनात्मक पूर्णांक थे। जो पूर्णांक हमारे हैं वो क्या हैं?
हमने एक माना था x और एक माना था x प्लस 1। तो x का मान कितना है, देखिए 17 है, और यहाँ पर आप रखेंगे तो 17 प्लस 1 कितना आ जाएगा 18। और ये दोनों संख्याएं जो हैं ये हमारी पूर्णांक हैं, ठीक है, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर, ठीक। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ध्रुव की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ध्रुव की आयु जो वर्तमान में है उसे ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था, इसकी पहली वाली क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं, हमें क्या मानना होता है, क्वेश्चन जो पूछता है हमें वही मानना है। क्या पूछा है, ध्रुव की आयु जो वर्तमान में है, तो लिखेंगे माना ध्रुव की वर्तमान आयु, माना ध्रुव की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। देखिए ध्रुव की वर्तमान आयु हम क्या मान लेंगे, x वर्ष, ठीक है, क्या मान लिया, x वर्ष। अब देखिए ध्रुव के माँ की उम्र क्या होगी, ध्रुव की माँ की उम्र, माँ की आयु क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पढ़िए, ध्रुव की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, ध्रुव से। अगर ध्रुव की उम्र x है तो ध्रुव की माँ की उम्र जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब जो ध्रुव की माँ है उसकी उम्र में क्या कर देंगे, ध्रुव की उम्र से 26 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कितने, 3 वर्ष पश्चात। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। उसमें यह कहा गया है कि 3 वर्ष पश्चात। अब देखिए 3 वर्ष पश्चात ये 3 साल का बड़ा हो जाएगा ना। अगर हम आपसे कह दें कि आप इस समय कितने वर्ष के हैं, 10 वर्ष के, 3 वर्ष के पश्चात आप कितने साल के हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि 10 + 3 मतलब 13 वर्ष के हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे उम्र में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। पश्चात कहे तो हमें जोड़ देना है, पूर्व कहे तो हमें घटा देना है, ठीक है, उम्र में। अब देखिए 3 वर्ष पश्चात की बात है तो हमने लिख दिया जो ध्रुव की उम्र है वो x + 3 हो जाएगी, और जो ध्रुव की माँ की उम्र होगी वो x + 26 थी, वो कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी, क्योंकि ध्रुव की माँ की भी उम्र 3 वर्ष बढ़ेगी ना। अब कहा गया है गुणनफल, इन दोनों का क्या है, गुणनफल वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए इनका आपस में गुणा कर देना है, x का x में करेंगे x², x का 29 में करेंगे तो प्लस का 29x, प्लस 3 का x में करेंगे 3x, प्लस 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8। अब ये धन से कहाँ चला आएगा, ऋण में, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए x² प्लस इन दोनों को हमें क्या कर लेना, जोड़ लेना है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32x माइनस, क्योंकि ये वाला बड़ा है माइनस वाला, इसको घटाइए, 10 में से 7 गए कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है। ये बच गया कितना है, 10 में से 7 गए कितना बच गया, 3 बच गया, ये बच गया 5। अब 5 में देखिए यहाँ पे घटा लेते हैं, ठीक है। 360 से कितना घटा देना है, 87 हमें क्या कर देना, घटा देना है। तो 10 में से 7 गए 3, ये बच गया कितना, 5, और ये हो गया 15, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया, ठीक है, कितना, 273, 273 बराबर हो जाएगा 0, समझ गया। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए कि घटाने पर 32 आ जाए और गुणा करने पर 273 का गुणा आगे 1 में करेंगे कि यहाँ पर 1 रहता है, यहाँ पर 1 रहता है, ठीक है। तो 273 का गुणा 1 में करें तो कितना आ जाए, 273 गुणा 1 में करें तो 273 आ जाए, घटाने पर 32 आ जाए, गुणा करने पर 273 आनी चाहिए। अब देखिए हमने आपको बताया है कैसे हम पता लगाएं कि हमें कौन सी संख्या, ऐसी 2 संख्या होंगी जो
गुणा करने पर तो 273 हो और घटाने पर 32 आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। तो 3 9 27, 3 1 9 3, 3। ठीक है, अभी 3 से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 7 से। देखिए 7 से, 7 1 9 7, 2 बढ़ गया तो 7 3 21, अब कितना आ गया, 13 आ गया। तो अब देखिए इसमें से हमें दो संख्या बनानी है। तो देखिए 13 3 39, कितना हो गया, 13 3 39 में से 7 आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और हमें ऐसी संख्या चाहिए थी। और आप लोग 39 का गुणा 7 में करेंगे तो 273 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, इस 32 की जगह पर लिख देंगे 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक्स का अंदर गुणा आप कराइए, एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। अब यहाँ से आपको कुछ कॉमन मिल रहा होगा, केवल x कॉमन मिल रहा, तो x कॉमन कर लिए, कितना बच गया, 39 बच गया। यहाँ से हम 7 कॉमन करेंगे माइनस का, तो x प्लस, देखिए भाग दीजिए, 7 त्रिक 21 और 7 9 63 बराबर 0। दोनों जगह से यहाँ से देखिए क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा x प्लस 39 और क्या बच गया, x माइनस 7 बराबर हो गया 0। ठीक, अब आगे, अब इसको हम दोनों को बारी बारी से क्या दिखाएंगे, 0 दिखा देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों 0 के बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम 0 के बराबर दिखा देते हैं। तो x प्लस 39, x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 39। अब ये मान जो आया है x बराबर माइनस का 39, ये अमान्य होगा। क्यों अमान्य होगा, उम्र कभी माइनस में नहीं जाती, उम्र हमेशा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, ये क्या होगा, अमान्य। अब आगे देखिए, ये यहाँ पर x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 7, ये मान्य होगा। ठीक, तो हमने देखिए क्या माना था, ध्रुव की वर्तमान उम्र, और हमें केवल ध्रुव की वर्तमान उम्र निकालनी थी। तो ध्रुव की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी। और एक बात आप जानिए, अगर यहाँ पर यह पूछता कि ध्रुव की वर्तमान उम्र ना निकाल के उसके माँ की उम्र निकालते, तो देखिए क्या आएगा, आप लिख देते ध्रुव की माँ की आयु। देखिए यहाँ पर कितना लिखा, x प्लस 26, मतलब x का मान 7 और 26, दोनों को हम क्या कर देंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 7 6 13 के 3 और 2 1 3, कितना आ जाता, उसके माँ की उम्र आ जाती 33 वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से सॉल्व होता है, और आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो क्वेश्चन पूरी प्रॉपर वे से, तो वीडियो को लाइक करते रह चले। ठीक, और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए हमने आपसे कहा है क्वेश्चन में जो चीज़ माना, जो चीज़ पूछा जाए हमें उसी को क्या कर देना है, मान देना है। माना क्या पूछा गया, रेलगाड़ी की चाल, तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या हम मान देंगे, हमने मान दिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दूरी कितनी दी हुई है, दूरी हम लिख लेते हैं, दूरी कितनी दी हुई है, 480 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, चाल पूछा गया है,
तो हम यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाएंगे? फार्मूला हम लगाएंगे, देखिए यहाँ पर 8 किलो प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। मतलब यहाँ पर घंटे से तुलना कराया गया। इसका मतलब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? समय वाला, घंटे वाला। और आपको पता है कि समय का जो फार्मूला होता है वो हम आपको लिख दे रहे हैं कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रथम शर्त से क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से। अब देखिए यहाँ पर जब 480 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है समान चाल से, समान चाल क्या मानी गई है? x, तो उसको कुछ समय लग रहा होगा, तो हमने क्या माना? समय। जो समय लग रहा है, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी दी हुई है? 480, दूरी बटे चाल क्या हो गई? x। इसे हम क्या मान देंगे? समीकरण 1 मान देंगे। अब द्वितीय शर्त से देखिए, द्वितीय शर्त से, अब द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है? कहा गया है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती। तो अब देखिए इसको समय कितना लग रहा है, तो समय बराबर दूरी वही है, उसी दूरी को तय करना है, बस अंतर इतना है कि उसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है, जिसकी वजह से इसको 3 घंटे ज़्यादा लगने लगे। अब इस 3 घंटे को हमें क्या करना है? इसमें हमें जोड़ना है या घटाना है? आप इसी बात पर कंफ्यूज रहते हैं, इसी में आपको कंफ्यूजन रहती है कि इस 3 को हमें इसमें जोड़ना है या घटाना है। हम आपसे पूछते हैं कि इसमें हमें लग रहा 5 घंटे, कितना हमने माना? इसमें लग रहा है 5 घंटे जब हम x की रफ्तार से जा रहे हैं, लेकिन जब हम x-8 की रफ्तार से जा रहे हैं तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब पहले लग रहे थे 5 घंटे और अब लगने लगे 3 घंटे ज़्यादा, यानी 8 घंटे। यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो अगर हमें इन दोनों समय को आपस में बराबर करना है, देखिए समय ये भी है, समय ये भी, दोनों को बराबर करना है, या तो हम इसमें क्या कर दें? 3 घंटे जोड़ देंगे, या तो हम ये कर सकते हैं इसमें 3 ना जोड़े तो हम इसमें 3 घंटे क्या कर दें? घटा दें। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका मतलब इस वाले में हमें क्या करना है? 3 घंटे घटा देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो गए, इक्वल हो गए ना। तो अब इसे हम आपको मिट देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे हम क्या मान देते हैं? समीकरण 2। तो अब हम ये लिखेंगे, देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। तो देखिए 480 बटे x बराबर 480 बटे x माइनस 8 माइनस का 3, दोनों बराबर हो गए। अब हमें क्या करना है? इसका पक्षांतर करना है, तो इसको हम ले जाएंगे उस पर और इस -3 को लाएंगे इस पर। ठीक है, या तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको इस पर ले आए। तो देखिए चलिए ठीक है, हम इसको इधर लाते हैं। तो 480 बटे x, ये प्लस से माइनस में आ जाएगा, 480 बटे x माइनस 8 बराबर माइनस का 3। अब दोनों में हमें क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा x माइनस 8, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, 480 में गुणा हो जाएगा x माइनस 8 का, और माइनस x का गुणा हो जाएगा 480x, और बराबर में रहेगा माइनस का 3। अब एक काम हम यहाँ से कर सकते हैं कि 480 यहाँ भी है, 480 यहाँ भी है, और दोनों को हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, या तो अगर आप कॉमन नहीं करना चाहते तो 480 का आप गुणा करा दीजिए, बात एक ही होगी। ठीक है, तो हमने 480 क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर कितना बच गया? x माइनस 8, x माइनस 8, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का x, और बटे में देखिए अब क्या बच रहा? यहाँ पर एलसीएम हमने क्या लिया था? एलसीएम x माइनस 8 और x लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया? x माइनस 8 बराबर में कितना है? माइनस का 3।
तो देखिए x से x कट जाएगा क्योंकि धन और ऋण में है। और यहाँ पर देखिए इसे भी हम काट सकते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, एक बढ़ गया तिछंग 18 जीरो, कितना आ गया 160। तो यहाँ पर बच गया 160 गुणे माइनस का 8 बटे, दोनों को आपस में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और बराबर में माइनस का 1। तो माइनस से माइनस इसको हमने काट दिया। अब देखिए 8 का गुणा कराइए, 8 जीरो जीरो, 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 एकन्नम 8, 8 4 कितना हो जाएगा 12, कितना आ गया 1280 और बराबर ये भाग से गुणे में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब देखिए इसको हम उस पार ले जाएंगे तो ये धन से काहे में जाएगा, ऋण में जाएगा, तो 1280 बराबर में क्या बच गया 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण तो बन गया, लेकिन हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। अब हमें ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिनका घटाने पर 8 आना चाहिए और गुणा करने पर 1280 आना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया है इसकी गुणनखंड करने की विधि कि सबसे पहले हम इस निशान को देखेंगे कि वो प्लस का है या माइनस का। अगर माइनस का है तो घटाने पर आना चाहिए, प्लस का है तो जोड़ने पर आना चाहिए। तो घटाने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 1280 का आगे गुणा करते हैं, यहाँ पर 1 है तो 1280 गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी हमें संख्या इस 1280 से निकालनी है दो कि घटाने पर 8 आना चाहिए, गुणा करने पर 1280 आना चाहिए। और हमने आपको बताया कि हम कैसे निकाल सकते हैं। 1280 का हमें गुणनखंड करना होगा तो 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 जीरो, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 जीरो, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12 जीरो, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 से हम काटते चले जाएंगे जहाँ तक कटेगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 जीरो और 2 एकन्नम 2 जीरो, 2 पंचे 10 और 5 एकन्नम 5। अब हमें इन्हीं संख्याओं से दो अंक बनाने हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया और उसके बाद हो जाएगा और क्या कर सकते हैं 8 और 8 5 40, कितना हो गया 8 5 40 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हमने लिख दिया 40, ठीक है। और देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब देखिए 40 से आप 32 घटा के देखिए कितना आ जाएगा 8, और 40 गुणे 32 आप करेंगे तो 1280 आएगा। और हमें ऐसी दो संख्याओं की तलाश थी, ठीक। तो देखिए हमें संख्याएं मिल गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 बराबर 0। एक्स का हम अंदर गुणा कर देंगे और माइनस भी अंदर जाएगा तो निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ मिल रहा होगा कॉमन, x मिल रहा, तो x माइनस 40, यहाँ से आपको प्लस का 32 कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर बच जाएगा x और ये माइनस यहाँ पर जब भाग देंगे तो 40 बार जाएगा तो 0। अब देखिए यहाँ से क्या मिल गया, x माइनस 40 और x प्लस 32 बराबर 0। अब देखिए अब इसको हम थोड़ा सा आपको मेट देते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे हमने मेट दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं और दोनों 0 के बराबर हैं, तो हम बारी बारी से दिखाएंगे, ठीक है। देखिए तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40, तो धन का आया है तो ये तो मान्य होगा ही, ठीक है। अब इसे देखिए, इसे x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 32 और ये अमान्य होगा। क्यों अमान्य होगा, क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमने रेलगाड़ी की चाल मानी थी और रेलगाड़ी की चाल क्या निकल के आई, रेलगाड़ी की चाल क्या निकल के आई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आई है।
और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रिय बच्चों, आपको ये क्वेश्चन भी डाउट के साथ क्लियर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको पूरा जो भी डाउट होता है आपका इसी जगह पर होता है, और पूरा डाउट आपका हमने क्लियर किया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व होता है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसकी आधार की अपेक्षा 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार को ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाइए। ठीक है, और हम आपको समीकरण केवल बनाना नहीं बताएंगे, हम आपको आधार और उसकी ऊंचाई दोनों निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मान लेना है। क्या मानना है, माना एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसकी आधार की अपेक्षा 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हमें ये आधार पता चल जाए तो ये पता चल जाए कि ऊंचाई उससे 7 सेंटीमीटर कम होगी, हम घटा देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज का आधार, माना त्रिभुज की आधार की लंबाई, त्रिभुज की आधार की हम क्या मान लेंगे, लंबाई। क्या हमने मान लिया, हमने मान लिया x इकाई। ठीक है, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए, आपको पता होगा कि त्रिभुज कैसा होता है। एक समकोण त्रिभुज हमने ये बना दिया। ठीक है, कैसा, क्योंकि उसने कहा है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज वह होता है जिसका एक कोण कैसा हो, 90 अंश हो। ठीक है, अब इसका देखिए हम कुछ नाम दे देते हैं। ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी। और एक बात इसे आप देखिए, एक बात आप जानिए, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आधार, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कर्ण, और ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं लंब। लंब कहते हैं, या हम क्या बोल देते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक, और हमने आधार क्या माना है, x। तो अगर हमने आधार माना है x, अगर ये x है तो बताइए ऊंचाई कितनी होगी। उसने कहा है इसकी आधार की अपेक्षा 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। जो ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसको हम थोड़ा मिट देते हैं। जो ऊंचाई होगी वो होगी आधार से 7 कम होगी। ठीक है, ये जो ऊंचाई है। और कर्ण के बारे में ये कहा गया है कि ये कितना है, ये 13 दिया हुआ है। कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और हमने इसकी आधार की जो लंबाई मानी है 1 सेंटीमीटर माना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज का एक फार्मूला लगा सकते हैं जिसको आप अच्छे से जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ये फार्मूला हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। और ये फार्मूला आपको त्रिकोणमिति में जरूर जाके मिलेगा। जब हम लोग त्रिकोणमिति बताएंगे, त्रिकोणमिति सॉल्व करेंगे, तब ये फार्मूला आपको जरूर मिलेगा। और फार्मूला है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। तो देखिए, कर्ण कितना है, कर्ण 13 है, तो हम लिख देंगे 13 का स्क्वायर। आधार कितना है, x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, x माइनस 7, उसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लगा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। कितना आएगा, 49। और माइनस 2ab, a कितना है, x है, b कितना है, 7 है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों कितने हो गए, 2x हो गए।
तो ये हो जाएगा 169 माइनस 2x² प्लस का 49 माइनस 7 दूनी 14x। ठीक है, 7 दूनी 14x। अब ये धन से ऋण में चला जाएगा, तो देखिए इसको हम उस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 14x प्लस का 49, ये धन से ऋण में चला जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x। इसे हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। देखिए घटाइए, इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए घटाते हैं 169 से हमें कितना घटाना है, 49 घटाना है। ठीक है, तो देखिए 49 घटाइए, ये हो जाएगा 0 और 6 में से 4 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये बच जाएगा 0। ठीक, कितना बच गया, 120 बच गया। दोबारा चेक कर लो, 9 में से 9 घटा दिए 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 बच गया, तो आ गया कितना 120 बराबर 0। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और छोटा कर सकते हैं। क्या छोटा कर सकते हैं, हम पूरे में 2 से भाग दे देंगे, मतलब 2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x², 2 7 14x और 2 छंग 12 बराबर में हो जाएगा 0। अब ये जो गुणे से कहाँ जाएगा, भाग में। जैसे मान लीजिए ये गुणे से कहाँ जाएगा, भाग में, तो x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2 और 0/2 यानी 0 जो संख्या होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये तो हमारा बन गया समीकरण। और उसने कहा था समीकरण बनाइए, तो पेपर में केवल समीकरण बनाने के लिए नहीं कहेगा, कहेगा कि उसका आधार निकालिए या ऊंचाई निकालिए। ठीक है, तो हम आधार और ऊंचाई ये दोनों आपको निकाल के बताते हैं। ठीक है, इसे हम थोड़ा मिट देते हैं। और देखिए हमने आपसे कहा था जब कभी ऐसा द्विघात समीकरण बने तो हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला नज़र डालना है माइनस, दूसरे निशान में कहे का है माइनस का, घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 60 आना चाहिए। वह संख्या कौन सी है, हमने आपको पता करने का भी बताया कि हम कैसे पता करेंगे। तो हमें क्या करना है, 60 का आगे गुणा करेंगे तो 60 का नाम 60 आ जाएगा। तो देखिए हम 60 का गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, 60 का गुणनखंड, 2 तिहाई 6 0 और 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15 और 5 एक अन्नम 5। अब हमें यहाँ से ऐसी संख्या बनानी है 2 की घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 में से आप 5 घटा दो कितना आ जाएगा 7। अब 12 पंचे देखो 60 आ रहा, ऐसी संख्या में चाहिए थी। तो ये हो जाएगा x² माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए x का अंदर गुणा करेंगे, माइनस भी अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x² माइनस x का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12x माइनस 5x और माइनस का 60 बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए आपको कुछ कॉमन मिल रहा होगा x, तो x माइनस हम कॉमन कर लिए तो 12 बच गया, और यहाँ से -5 कॉमन कर लेंगे। जैसे ही -5 कॉमन करेंगे तो ये वह सब बन जाएंगे कहेंगे धन के। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, अच्छा ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्लस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का बार भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 बार में, बराबर 0। तो यहाँ से हमने x माइनस 12 को कॉमन कर लिया, क्या बच गया, x प्लस 5 बराबर 0। अब इसे हम 0 के बराबर दिखाएंगे तो x माइनस बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12। अब ये धन का आया, ये तो मान्य होगा ही, तो ये अमान्य होगा। क्यों मान्य अमान्य होगा, तो देख लीजिए x बराबर माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 5, ये क्या हो जाएगा, अमान्य। क्यों अमान्य हुआ, क्योंकि लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती। अगर लंबाई ही माइनस में हो गई तो बताइए लंबाई बची कहाँ। ठीक, अगर लंबाई ही माइनस में चली गई, जैसे मत देखिए, तो इसे क्या है, ये अगर कोई लंबाई है तो सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर में कुछ में तो होगी,
लेकिन बताइए क्या है, कभी माइनस मतलब घटते हुए बिल्कुल ये गायब हो जाएगी, माइनस में जाएगी नहीं जाएगी। अगर माइनस में ही जाएगी तो फिर लंबाई किस बात की, ठीक। तो आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए हमने क्या माना था, आधार की लंबाई। तो आधार की लंबाई हमने निकाल लिया, इधर देखिए। तो आधार की लंबाई हमने माना था, आधार की लंबाई, और लंबाई क्या निकल के आ गई 12 सेंटीमीटर। और हम क्या निकालेंगे, ऊंचाई। आधार की हम क्या निकालेंगे, ऊंचाई। और ऊंचाई के बारे में ये कहा गया है कि आधार से 7 कम है, तो 12 से आप 7 कम कर दीजिए, कितना बच जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हुआ। अब हम सॉल्व करने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन से, जो विद्या की एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप एक बात आप और गौर से सुन लीजिए कि ये जो हम किताब सॉल्व करवा रहे हैं, ये जो विद्या की एनसीईआरटी बुक है, विद्या प्रकाशन की एनसीईआरटी बुक, कौन सी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक है, हम उसे सॉल्व करवा रहे हैं। और इसके क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक चलती है राजीव प्रकाशन की, उसके क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन विद्या के जो बुक है उसके सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में जरूर मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन विद्या में नहीं मिलेंगे, ठीक। इससे आपका ये प्लस पॉइंट निकल के आता है कि हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, लेकिन विद्या के साथ में हम विद्या के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, जो अच्छे लेवल क्वेश्चन हैं और बोर्ड एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको भी हम साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस किताब को सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए तो अच्छा है, और जो एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर रहे हैं वो भी इस किताब को प्रॉपर वे से पढ़ते जाइए, उनके सारे क्वेश्चन इस विद्या की बुक में जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए बच्चों अब अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो अन्य महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर है, 68 वर्ग मीटर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण की रचना कीजिए। अब यहाँ पर हमें केवल बनाना क्या है, द्विघात समीकरण, लेकिन क्वेश्चन में द्विघात समीकरण बनाने के लिए नहीं कहेगा, वहाँ कहेगा कि इन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम आपको भुजाएं ज्ञात करने के लिए पूरा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या मानना होगा, हमें मानना होगा उन वर्गों की भुजाएं। देखिए सबसे पहले हम वर्ग बना लेते हैं, मान लेते हैं एक वर्ग ये है। वर्ग वह होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। ये सभी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर है। एक वर्ग और है, थोड़ा इससे हम बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। इसकी भी भुजा क्या होगी, चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। अब इसकी हमने भुजा मान लिया x मीटर, क्या मान लिया, x मीटर, और इसकी भुजा हमने क्या मान लिया, y मीटर, ठीक है। तो देखिए तो इसी बात को हम लिखेंगे, माना वर्गों की भुजाएं, माना वर्गों की भुजाएं, वर्गों की भुजाएं क्रमशः x, y हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना निकल के आता है, 468। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। आपको फार्मूला पता होना चाहिए। और एक फार्मूला आपको और पता होना चाहिए,
परिमापों का अंतर इस यहाँ पर दिया है, तो परिमाप हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वर्ग का परिमाप पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ये दोनों फार्मूले आपको हमने लिखा दिया, ठीक है। अब देखिए प्रथम शर्त से क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त का मतलब होता है कि पहली कही हुई बात, ठीक है। प्रथम शर्त से क्या कहा गया है? दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। अब देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। और दोनों के क्षेत्रफलों का योग, योग मतलब जोड़, कितना है? 468 है। तो इसको हमने क्या मान लिया? समीकरण 1 मान लिया। अब द्वितीय शर्त से देखिए क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है? कहा गया है उनके परिमापों का अंतर। अब देखिए पहले परिमाप का अंतर हमने क्या मान लिया? फार्मूला क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा, भुजा कितनी है? x माइनस उसका ही परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा क्या है? y। ये माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर कहा गया अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक, माइनस। और उनका जो अंतर है वो कितना है? 24 है। तो यहाँ से देखिए दोनों जगह से हम 4 4 कॉमन कर सकते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 24। तो 4 एक नम 4, 4 छंग 24। यहाँ से x माइनस वाई बराबर क्या निकल के आया? 6। तो यहाँ से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाला, तो ये आ गया 6, ऋण से धन में चला गया। इसको हमने क्या मान दिया? समीकरण 2। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रखते हैं समीकरण 1 में। कहाँ पर? इस जगह पर। तो x प्लस 6 प्लस वाई और क्या लगा हुआ? होल स्क्वायर प्लस क्या है? वाई स्क्वायर बराबर में 468। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, b स्क्वायर वाई का स्क्वायर, 2a है 6, वाई b है y। और यहाँ पर क्या है? वाई स्क्वायर, और ये धन से कहाँ चला है? ऋण में। तो 468 बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36, और ये y मिलकर हो जाएगा 2y स्क्वायर, और कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 प्लस का 12 माइनस का 468 बराबर में हो जाएगा 0। अब इसको हम क्या करेंगे? घटा लेंगे, और इसको हम लिख देंगे कितना? देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2y स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक y, अच्छा यहाँ पर एक y छूट गया है, यहाँ पर ये y छूटा हुआ, ठीक है, y। तो हो जाएगा प्लस का 12y, और देखिए घटाइए इसको। 8 में से 6 गए, कितना बच गया? 2 बच गया। 6 में से 3 गया, कितना बच गया? 3 बच गया। और क्या बच रहा है? और यहाँ पर 4 बच जाएगा, 4 माइनस बराबर में हो जाएगा 0। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये बड़ा है, और बड़े वाले का निशान जो होगा वही आएगा, ठीक है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3, बच गया 4, राइट है। यहाँ पर इसको थोड़ा और छोटा कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा वाई स्क्वायर, 2 छंग 12 माइनस 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12। अब ये गुणे से भाग में चला जाएगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0/2 हो जाएगा 2, ठीक है। और 0/2 का मतलब होता है 0, समझ गए। तो ये बन गया द्विघात समीकरण, और क्वेश्चन ने यही कहा था कि द्विघात समीकरण की रचना कीजिए। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इनकी भुजाएं भी ज्ञात करना है। तो देखिए
घटाने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 216 आना चाहिए। ऐसी संख्या में 2 चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि इसका क्या तरीका है, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 एकन्नम 2, 0, 2 छंग 12, ठीक है। अच्छा 2 8 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। और 2 पंचे 10, 2 चौको 8, और काटिए, 2 दूनी 4, 2 सत 14, अब 3 से काटो, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3 त्रिक 9, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3। अब यहाँ से हमें ऐसी 2 संख्याएं बनाना है जिनको हम घटाने पर 6 आना चाहिए, गुणा करने पर 216 आना चाहिए। तो देखिए इसको बनाते हैं, 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18, क्या बन गया 18, और 2 दूनी 4, 4 तेई कितना बन गया 12। तो 18 माइनस 12 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 18 गुणे 12 कर दीजिए 216 आ जाएगा। यानी इस 6 की जगह पर हम कितना रखेंगे, 18 माइनस 12। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 की जगह पर हमें क्या रखना है, 18 माइनस 12 y माइनस 216 बराबर 0। y का हम अंदर करेंगे गुणा, जैसे हम अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 18y माइनस 12y, और ये हो जाएगा 216 बराबर 0। दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, y कॉमन मिल रहा है। तो y प्लस 18, और यहाँ से हम माइनस का 12 कॉमन करेंगे, तो ये जो माइनस का कॉमन किए तो क्या बन जाएंगे, प्लस के बन जाएंगे। तो y 12 से भाग देंगे तो 18 बार ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से y प्लस 18 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, और बच क्या गया y माइनस 12, बराबर में क्या है 0 है। हम इन दोनों को 0 के बराबर दिखाते हैं, ठीक है। तो y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 18। और अगर माइनस में प्राप्त हो रही भुजा, तो भुजा कभी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये होगा अमान्य, ये मान तो हो गया अमान्य। अब इसे दिखाते हैं, तो y माइनस 12, y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर क्या प्राप्त हो गया 12, और ये होगा मान्य, ठीक है। तो हमने जो भुजाएं मानी थी वो हम यहाँ पर रख देते हैं। देखिए हमने जो भुजाएं मानी थी, भुजा हमने क्या मानी थी, इसको थोड़ा मेट देते हैं फिर ऊपर से बताते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा हम मेट देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं पूरा। अब देखिए y का मान कितना आया 12, यानी कि हमारी एक भुजा की मान आ चुकी है। तो दूसरे वर्ग की देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे, दूसरे वर्ग की भुजा तो आ चुकी, ठीक है। दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरा वर्ग हमने क्या माना था, y वाला माना था। अब y का मान कितना आया है 12 सेंटीमीटर। और अब हम मानेंगे पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा हम निकालेंगे। तो कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पर हम रखेंगे x का, y का जो मान है यहाँ पर हम रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस जगह पर रखिए y का मान, तो आ जाएगा x बराबर, हाँ क्योंकि हमने भुजा हमने क्या मानी थी, x मानी थी, ठीक। तो x कितना है 6 प्लस y का मान कितना आया है 12 आया है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 12 6 18 सेंटीमीटर, और ये दूसरा हो गया। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। और एक बात आप जान लीजिए, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। और ये प्रश्नावली तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसको आप पेपर में ज़रूर लगा के जाइए। ऐसा तो है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। मूल संख्या के अंक वाली एक द्विघात समीकरण बनाइए। तो हम द्विघात समीकरण तो बनाएंगे ही, साथ में हम वो अंकों वाली संख्या भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों, देखिए क्या लिखा है, इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है,
ऐसा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अंक बदल जाएं, अंक उलट जाएं, तो हमें 4 काम बिना सोचे विचारे कर लेना है। क्या करेंगे 4 काम? पहला, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक हम मान लेंगे। क्या मानेंगे दहाई का अंक? देखिए, दहाई का अंक x मान लेंगे, ठीक। इकाई का अंक, इकाई का अंक y। तो अब देखिए हमारी संख्या क्या बनेगी। हमारी मूल संख्या होगी, कौन सी? मूल संख्या। वो जो मूल संख्या होगी वो हो जाएगी कितना? 10x प्लस वाई। जो मूल संख्या होगी वो क्या होगी? 10x प्लस वाई। अब अंक पलटने पर जो संख्या बनेगी वो क्या होगी? अंक पलटने पर, अंक पलटने पर या बदलने पर, अंक बदलने पर, अंक बदलने पर बनी संख्या, अंक बदलने पर बनी संख्या। तो देखिए क्या हो जाएगी? अंक बदल जाएंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर y हो जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ पर x हो जाएगा। तो 4 काम हो गए ना, दहाई का अंक, इकाई का अंक, मूल संख्या और अंक बदलने पर संख्या। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कहा गया? 2 अंकों की संख्या के अंकों गुणनफल 12 है। तो प्रथम शर्त से क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से क्या कहा गया? पहली बार कहा गया है जो अंक है ना उनका अगर हम आपस में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाता है? गुणनफल 12 है। अब यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, या तो x की निकाल लें या तो y की निकाल लें। हम y की निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12/x। इसे हम क्या मान देंगे? समीकरण 1 मान देंगे। अब द्वितीय शर्त से देखिए, द्वितीय शर्त से देखिए क्या लिखा गया है? यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। किसमें? संख्या में। हमारी संख्या क्या? मूल संख्या ये है। तो 10x प्लस वाई, इसमें जैसे ही हम 36 जोड़ते हैं अंक बदल जाते हैं। किसके? मूल संख्या के। जैसे ही अंक बदलेंगे संख्या क्या बन जाएगी? 10y प्लस x बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम एक मान निकालेंगे, यहाँ से मान निकाल सालों कर लेंगे। तो देखिए इनको हम दोनों को इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर, ये धन से कहाँ चला जाएगा? ऋण में चला जाएगा। या तो यही पर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस, चलिए इसको हम बराबर भेज देते हैं, माइनस का 36, ठीक है। अब देखिए 10x से 1x जाएगा तो बच जाएगा 9x, 10y से 1y जाएगा तो माइनस का 9y बराबर में है माइनस का 36। यहाँ से हम माइनस कर सकते हैं कॉमन, और 9 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 36। तो 9 एकन्नम 9 और 9 चौको 36, यानी आ गया x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। और हमें क्या करना है? इसे हम मान देंगे समीकरण 2, और यहाँ से y की वैल्यू उठा के हम कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। समझ गए? या तो हम एक काम और कर सकते हैं, इसे हम समीकरण 1 ना मान के हम इसे हम मान लेंगे समीकरण 2, और यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए x की वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा माइनस का 4, तो है ही, ये माइनस से प्लस में जाएगा तो y माइनस 4, इसे हम मान देंगे समीकरण 2, और लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इससे ये होगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 1 में। रखेंगे x का मान इस जगह पर, तो y माइनस 4 और y बराबर में कितना है? 12 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, y का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 4y
धन से ऋण में आ गया तो बराबर में हो गया 0। अब ये तो आपका द्विघात समीकरण बन गया, ये तो घात समीकरण बन गया। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो घटाने पर 4 आना चाहिए, गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो बिल्कुल आसान है कि घटाने पर 4 आ जाए, गुणा करने में 12 आ जाए। और वह संख्या कौन सी होगी, 6 में से आप 2 घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा और 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक, ये बिल्कुल आसान थी। तो -12 बराबर 0, y के अंदर गुणा करेंगे और ये माइनस भी साथ में गुणा होगा तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। तो 6 माइनस ये क्या 6y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से देखिए क्या कामन है, y कामन है तो y माइनस 6 और प्लस का 2 कामन है तो y माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो y माइनस 6 और y प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। कौन से 2 गुणनखंड, और दोनों 0 के बराबर है तो दोनों को बारी बारी से हम 0 दिखाते हैं। y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर धन का 6 आ गया, ये तो मान्य होगा। ठीक, ऐसे देखते हैं y प्लस 2 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा अमान्य। क्यों अमान्य होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, अंक जो दिए हुए हैं वो माइनस का नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए माइनस क्यों नहीं होगा वो भी अभी आप सॉल्व करके बताएंगे। तो देखिए अब हमारा जो है, अब हम क्या निकालना था, हमें संख्या निकालनी थी ना। तो ये हमारी मूल संख्या है, y का मान निकल चुका है, y का मान हम समीकरण 2 में रखें तो इसका मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 6 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं समीकरण 2 में यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x बराबर y का मान कितना 6 और 6 माइनस 4, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। अब हमें संख्या निकालनी है, तो देखिए संख्या हमारी क्या थी, मूल संख्या 10x प्लस y। तो 10x की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 है, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 6 है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 दूनी 20 प्लस 6 कितना आ गया, वह संख्या कौन है, 26 है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 2 पानी की टोंटियां एक टैंक को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकती है। यदि टैंक को अलग अलग टोंटियों से भरने पर बड़ी टोंटी छोटी टोंटी की अपेक्षा 10 घंटे कम लेती है तो वह द्विघात समीकरण बताइए जो कि प्रत्येक टोंटी द्वारा अलग अलग टैंक को भरने का समय बताती है। यहाँ पर कहा गया है कि द्विघात समीकरण बताना है, लेकिन हम द्विघात समीकरण नहीं, हम दोनों टोंटियों के भरने का समय भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि यहाँ पर क्या कहा गया है, टोंटियों को भरने पर बड़ी टोंटी छोटी टोंटी की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेती है। कौन, अब देखिए यहाँ पर ये एक टोंटी मान लीजिए ये बनी हुई है, एक टोंटी ये बड़ी सी बनी हुई है और एक टोंटी छोटी सी बनी हुई है। ठीक है, ये छोटी सी। अब इस कहने का मतलब ये है कि यहाँ से तो ज़्यादा पानी निकलेगा, यहाँ से कम पानी निकलेगा। बड़ी टोंटी का मतलब ये ज़्यादा पानी निकालेगी और ये कम पानी। ठीक, तो यहाँ पर कहा गया है कि बड़ी टोंटी की अपेक्षा, देखिए बड़ी टोंटी छोटी टोंटी की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेगी। इसका कहने का मतलब है कि अगर बड़ी टोंटी x घंटे लेगी तो दूसरी जो टोंटी होगी वो x प्लस 10 घंटे लेगी। मतलब अगर इसको x घंटे लग रहे हैं तो उसको 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे, अगर इसको 10 घंटे कम लग रहे हैं तो उसको 10 घंटे ज़्यादा लगेंगे। यही से कहने का मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मानेंगे, माना बड़ी टोंटी, बड़ी व्यास वाली टोंटी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बड़ी टोंटी, बड़ी टोंटी क्या माना गया है, यहाँ पर हमने माना है कि समय। ठीक है, तो बड़ी टोंटी द्वारा लिया गया समय
बड़ी टोंटी द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय हमने क्या माना है, x घंटे माने हैं। अब यहीं पर हम लिखेंगे छोटी टोंटी, जो छोटी टोंटी होगी, कौन सी छोटी टोंटी द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय क्या हो जाएगा, इससे 10 घंटे ज़्यादा है, यानी x + 10 घंटे इसे लगेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है, अब एक बात यहाँ पर जानिए, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर हम कार्य को हम उल्टा कर दें तो कार्य को हम क्या कर दें, कार्य को उल्टा कर दें तो वो क्या बन जाता, समय बन जाता है। जैसे हमने लिख दिया 1/कार्य, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है समय। और अगर हम समय को उल्टा लिख दें, कैसे, 1/ हम समय लिख दें तो हमारा ये क्या हो जाता है, ये हमारा काम हो जाता है, मतलब कार्य हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे एक को, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ी टोंटी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, हौज को भरने में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टैंक है। ठीक, तो लिखेंगे बड़ी टोंटी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, टैंक का भरा गया भाग। ठीक है, क्या लिखेंगे, टैंक का भरा गया भाग कितना हो जाएगा, 1/, हो जाएगा x। हमने कहा ना कि समय का हम उल्टा कर देंगे, हमारा टोटल काम हो जाएगा। अब ये तो बड़ी टोंटी द्वारा हो गया, अब छोटी टोंटी द्वारा लिखेंगे, छोटी टोंटी द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, 1/x प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये दोनों ने मिलकर इस पूरे टैंक को, क्या है, एक टैंक है, उस टैंक को इन्होंने भरा है। और भरने में देखिए, बड़ी टोंटी जो है उसने इतना भाग भरा, छोटी टोंटी जो है इतना भाग भरा, टोटल टैंक हमारा भर गया। भरने में कितना समय लग रहा, 9 सही 3/8। ठीक, तो देखिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार तो बड़ी टोंटी ने कितना भाग भरा, 1/x, छोटी टोंटी ने कितना भाग भरा, 1/x + 10। तो हमारा जो हमारा समय लगा वो कितना लगा, 9 सही 3/8। और 9 सही 3/8 का मतलब क्या होता है, 9 × 8 = 72, 3 × 75 कितना, 75/8 कितना आ जाएगा, 75/8। ये हमारा क्या है, ये हमारा है समय, ये हमारा क्या है, समय है, और ये हमारे क्या है, काम है। तो काम बराबर काम होना चाहिए, तो हम समय को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, काम बन जाएगा, यानी 8/ कितना कर देंगे हम, 75 कर देंगे। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो x + 10 और क्या आ जाएगा, x, इसका गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा x + 10, x का 1 में गुणा करेंगे तो x बराबर कितना है, 8/75। तो x और x कितना हो गया, 2x + 10, और इसका भी हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + का 10x बराबर 8/75। यहाँ से हम 2 क्या कॉमन कर लेंगे, यहाँ से हम 2 कर लेंगे कॉमन। ठीक है, इसे थोड़ा हम इधर नोट कर देते हैं, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो देखिए इसे हम मेट देते हैं और इधर हम सॉल्व करके आपको पूरी तरह से समझाते हैं। तो देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 हमने कॉमन कर लिया तो ये बच गया x + 5, x + 5, और x का हमने गुणा करवा चुके हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x² + का 10x बराबर 8/ कितना है, 75 है, 2 × 9 = 2, 2 चौको हो जाएगा 8। तो तिरछा हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे, तो 75 का इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 75
x प्लस 5 और इसका गुणा इधर करेंगे तो 4 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो x स्क्वायर प्लस 10x। अब देखिए 75 गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, 75x आ जाएगा प्लस 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2 और 5 × 7 = 35, 2 कितना हो गया, 37 हो गया। कितना हो गया, 37 बराबर में 4 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 दाम का 40x। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं। तो इन दोनों को हम उस पार भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 40x, ये धन से ऋण में जाएगा तो 75x, ये भी धन से ऋण में जाएगा तो 375 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 75 से कितना घटाएंगे, 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 10 में से 5, देखिए 5 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, यानी 35 माइनस का x माइनस का 375 बराबर में हो गया कितना, 0। तो ये तो हमारा बन गया क्या, द्विघात समीकरण। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर हम सॉल्व कर दे हैं, तो घटाने पर 35 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 300। गुणा करने पर 375 का आगे 4 में गुणा कर देंगे। तो देखिए ये थोड़ी सी संख्या क्या है, बड़ी है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको किस नियम से लगाएंगे, इसे हम लगाएंगे श्रीधराचार्य के नियम से। तो इसको देखिए, इसकी हम तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx, क्या लिखेंगे, प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका हम गुणनखंड भी कर सकते हैं, इससे कोई हमें समस्या नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्योंकि मान बड़े हैं तो हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इसको आसान विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ से इसकी हम क्या, इससे हम क्या कर देंगे, तुलना करेंगे। तो देखिए a बराबर कितना निकल रहा, 4 निकल रहा, b बराबर निकल रहा माइनस का 35 और c बराबर कितना है, c बराबर माइनस का 375 है। तो अब हम लिखेंगे श्रीधराचार्य से, क्या लिखेंगे, श्रीधराचार्य से। ठीक है, तो देखिए श्रीधराचार्य का पहले आप फार्मूला देखिए, तो फार्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में कितना होता है, 2a। ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है। ठीक है, तो देखिए x बराबर माइनस बी का मान कितना, देखिए माइनस का 35 है, तो हम रखेंगे माइनस का 35 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, यानी कि माइनस 35 का स्क्वायर, माइनस 35 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 4, a का गुणा, a कितना है, 4 है और c कितना है, देखिए c माइनस का 375 है, 375। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा 35, तो ये आ गया 35 प्लस माइनस 35 का स्क्वायर कीजिए, 35 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी 1225 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1225। अब आप इसका वर्गमूल मतलब स्क्वायर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा, इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा कितना होता है, 4 चौक 16, कितना हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, देखिए 4 चौक 16 और गुणे हम क्या कर देंगे 375। तो इसका हम गुणा करा के आपको देखते हैं। ठीक है, तो 375 गुणे 116, तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 हो जाएगा, 6 सते 42, 42 3 45 के 5 हासिल 4, तिछंग 18, 18 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 5 7 3, तो हो गया 0, ये हो गया 0, 5 5 10 के 0, 7 2 9, 10 के 0 हासिल 1, तो 3 2 5 1 6, कितना आ गया, 6000 आ गया, कितना, 6000। अब हमें इन्हें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए इसमें 1225 आप ऐड कर दीजिए, कितना जोड़ना है हमें, 1225, तो ये हो जाएगा 5 2 2 7,
कितना आ गया 72 25 आ गया। अब हम 72 25 का क्या निकालेंगे वर्गमूल। हाँ यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर बटे में जो 2a था वो छूटा जा रहा था, ठीक है। तो 2a का मान कितना है, a का मान 4 है, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे, ठीक। अब आगे देखिए इसका हम क्या निकाल ले, पहले हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल इसका कितना आएगा, 72 25 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आएगा। तो 72 25 कितने का, 72 25 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो देखिए वर्गमूल निकालना भी आप सीख लेंगे यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या का भाग देना है जिसका भाग दे उतना ही बार जाए। तो हम यहाँ से 9 का भाग देना 9 81 हो जाएगा, तो 8 से भाग देंगे, तो 8 8 कितना हो गया 64 हो गया। तो 12 में से 4 गया, कितना 12 में से 4 कितना बच गया 8। अगली संख्या उतर के आएगी, तो पूरी की पूरी जोड़ा उतर के आता है, और ये 8 यहाँ पर जुड़ भी जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 16 हो गया। इसको हम मेट देते हैं, ये आपने गुणा कर लिया है, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया 16 हो गया, और यहाँ पर एक संख्या आएगी। अब देखिए कितनी बार में भाग जाएगा, तो हमें पता है कि इकाई अंक 5 है, तो 5 बार हम भाग देख लेते हैं। तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 16 5 80 2 82 कट गया। इसका मतलब हमारा जो वर्गमूल निकल के आया वो कितना 85 निकल के आया। कब निकल के आया, ये जो है 85 वर्गमूल निकला हुआ, इसको हम मेट देते हैं, ठीक है। इसको हम मेट दें क्योंकि आपने वर्गमूल निकालना आप सीख गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया कितना 35 प्लस माइनस, इसको हमने जोड़ा तो कितना आया 72 25 आया है, कितना 72 25, और बटे में कितना है, बटे में 4 दूनी 8 है, तो हमने 8 रख दिया। और 35 प्लस माइनस इसका जो हम वर्गमूल निकाले वो कितना निकाले हैं 85 निकाले हैं, और बटे में कितना है 8 है, ये x की वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें 2 वैल्यू प्राप्त होंगी, एक छोटी टोटी की और एक बड़ी टोटी की, हमें 2 वैल्यू प्राप्त होंगी। इसको हम थोड़ा सा मेट देते हैं, फिर आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब पहले हम प्लस चिन्ह लेंगे, कौन सा प्लस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो जहाँ पर प्लस माइनस है वहाँ पर केवल प्लस रखेंगे, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 85 बटे 8। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 3 11 1 12 बटे 8। तो देखिए काटो इसको, 4 दूनी 8, 4 3 12, 0 2 1 9 2, ये कितना आ गया 15, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 15 निकल के आ गई, ठीक है। अब देखिए हमने क्या माना था, x प्लस 25 माना था, ठीक। कितना माना था, x प्लस 25। इसका मतलब हम इसका मान, x का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 25 प्राप्त हो जाएगा, कितना 25, यानी x का मान जब 15 निकल के यहाँ पर रख देंगे तो हमें छोटी टोटी का समय निकल आएगा। तो हमने जो माना था वो हमारा निकल आएगा। तो x का जो मान हो गया 15, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बड़ी टोटी की वैल्यू तो निकल आ गई, बड़ी टोटी यहाँ पर लिख देते हैं, बड़ी टोटी द्वारा लिया गया समय, बड़ी, चलिए यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है तो हम आपको बता देते हैं कहाँ पर, इसको हम मेट के यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। इसको हम मेट देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, ना नोट किए हो तो वीडियो को बैक करके आप देख लेना, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, बड़ी टोटी द्वारा लिया गया समय, बड़ी टोटी द्वारा लिया गया समय, समय x आया, इसका मतलब कितना आ गया, हमने माना था x घंटे, इसका मतलब आया कितना, ये भर रहा 15 घंटे में। तो छोटी टोटी द्वारा लिया गया समय, छोटी टोटी द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय, ठीक है, लिया गया समय, इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 25 घंटे। इसका मतलब छोटी टोटी को कितना लग रहा है 25 घंटे लग रहे हैं भरने में। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं बच्चों आपको आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, और हमने प्रश्नावली 4.2 के 1 से लगा के 7 तक पूरे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम लाइव आएँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा कि आप लोग जब तैयारी करते हैं तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कौन सी वीडियो अच्छी है, कौन सी वीडियो खराब है। तो ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आप शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों के बाद, जिससे उनकी भी प्रॉपर तैयारी हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब कल की जो क्लास होगी उसमें हम सॉल्व करेंगे 4.3 और वो प्रश्नावली है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।